धक्कड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धक्कड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें हम बात करते हैं देश दुनिया यानी गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। और आजकल चर्चा कर रहे हैं विशेष रूप से पहलगाम की। और आज चर्चा करेंगे दो पत्नियों को लेकर। और ये दो पत्नियां दो राष्ट्रपतियों की हैं, दो अलग अलग देशों के राष्ट्रपति हैं। क्यों ये चर्चा में बनी हुई हैं, उस पर भी आपको जो है कुछ खास पहलुओं से रूबरू कराएंगे। और इसके अलावा जो रोचक तौर पे दुनिया में घट रहा है वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। और इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। वो जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। हम लोग तो तनाव में जीते हैं, हमारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाती है, उधेड़े बुन में, दुनिया से चले ही जाते हैं। जीवन का क्या मजा होता है शायद हमें पता ही नहीं होता। मैं आपके सामने एक किस्सा बयान करना चाहता हूँ। एक बार लाल किला घूमने गया, मैंने देखा एक सूखा सा अंग्रेज वहां पे बैठा है और इतनी लंबी सिगरेट पी रहा है। अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में मैंने उससे बात की तो पता चला कि वो एक ट्रक ड्राइवर है और पूरी दुनिया घूमने निकला है। वो बात मुझे आज तक भी सोने नहीं देती है। हमारे यहाँ का ट्रक ड्राइवर कभी लाल किले भी नहीं आ पाता होगा, पूरी जिंदगी ट्रक पे ही चली जाती है और ये पूरी दुनिया में घूम रहा है। अगर ऐसे अमेरिका से खबर सामने आए कि वहां पर एक भारतीय जो टेक उद्यमी है वो पहले अपनी बेटी को मार दे, अपने बेटे को मार दे और फिर खुद मर जाए, तो सवाल तो उठना चाहिए ना सर कि वहां जाके भी क्या टेंशन मुक्त नहीं हो पा रहे हैं लोग। बहुत ही दुखद है। यह टेक सैवी या जो बना रहे थे रोबोट में इनका स्पेशलाइजेशन था, और जो इन्होंने अपनी छोटी सी कंपनी बनाई थी उसमें इनकी पत्नी का भी हाथ था। और दो बेटे थे, एक 14 साल का, दूसरा उससे छोटा, दूसरा कहीं बाहर था। और ये आते हैं अपनी पत्नी को गोली मारते हैं, बेटे को मारते हैं, खुद को ही मार देते हैं। यानी ये सब के सब जो है सो कि खत्म हो जाते हैं। और जहां तक अमेरिकी पुलिस की बात है, उन्होंने भी इसका खुलासा नहीं किया। क्या कारण हो सकता है, क्यों मारा हो, नहीं किया हो, नहीं पता। हालांकि जो कर्नाटक के रहने वाले वहां जाके बसे हुए हैं, सब कुछ कर रहे हैं। किस तरह का टेंशन है, क्या चीजें हैं, क्या ब्लड प्रेशर हाई था, खुद भी कोई बहुत ज्यादा उम्रवार के नहीं है, 55 के आसपास की उम्र का है। और लेकिन फिर भी जवान भी नहीं कह सकते हैं कि जोश में किस तरह की बेवकूफी कर बैठे। ना ही मतलब बूढ़े हैं ताकि हर चीज से निराश हो गए, खत्म कर, वो भी चीज नहीं था। अच्छे खासे सब कुछ था लेकिन कर दिया। तो स्थिति जो है सो भयावह हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आम जनता जो है सो कीड़े मकोड़े की तरह जी रहे हैं, मर रहे हैं, चाहे वो स्वाभाविक मृत्यु हो या अस्वाभाविक हो। जी बिल्कुल सही बात है। एड़ियां रगड़ रगड़ कर गरीब जरा बीमार पड़ जाए, कैसे मरता है और कोई पूछने वाला भी अब नहीं है। मरने के बाद लाश को भी दे दिया जाता, जा ले जा अपना, ऐसे साइकिल पे अपने कंधे पे डालकर, किसी ठेले पर डालकर। मरने के बाद भी एक सम्मान होता है, वो भी नहीं दिया जा रहा है। और उस दौर में नहीं दिया जा रहा है जहां बहुत सारे भाषणवीर नेता पैदा हो गए, कह रहे हमने ये बदल दिया, 70-75 साल में ये नहीं हुआ था। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। स्वीडन में भी गोलीबारी होने लगी सर, 3 को मार डाला। स्वीडन में पिछले 10 वर्षों से इस तरह की घटनाएं बढ़त में है। अमेरिका से बहुत पीछे है, इसमें संदेह नहीं, लेकिन उसमें घटनाएं चल रही हैं। जनवरी या फरवरी में भी 10 को मारा था और इस बार 3 मरे हैं और कई घायल हुए। वहां भी कुछ ना कुछ फेस्टिवल हो रहा है। तो यह पागलपंथी जो है वह जनता को, आम जनता को, खासकर युवाओं को वह पकड़ रही है। वह मतलब बिल्कुल नहीं सोच पा रहा है कि हत्या करने से क्या होगा, उसे क्या मिलेगा। और ये सब धार्मिक उन्माद है नहीं, कुछ और उन्माद है। धार्मिक उन्माद तो अलग तरह का ही है जो कि पूरे दुनिया में फैल रहा है। और इसकी क्या मतलब, इस पे कोई खास टिप्पणी करने लायक नहीं। जो बार बार हम लोग कहते हैं वही चीजें हैं। जी नाइजीरिया में भी ब्लास्ट हो गया है, बता रहे हैं वहां पे भी बहुत सारे लोग मारे गए हैं। नाइजीरिया में आईएस का कोई हिस्सा है जो कि उनका वेस्ट अफ्रीका का पार्ट है और उसमें उन्होंने किया हुआ है। और यह लोग जो है सो दूसरों को मार रहे हैं। यहाँ यह एक नया चीज है कि ये जो हायर कर रहे हैं वैसे लोग कर रहे हैं जो 15 साल 16 साल के आसपास हैं। कारण यह है कि वह बच्चे में आ जाते हैं, जुवेनाइल क्राइम में आ जाते हैं और वह जल्दी फिर छूट जाते हैं, फिर से उनको वह दोबारा हायर करेंगे, अपने यहाँ रखेंगे। और इस साल जो है या पिछले साल से लेकर अभी तक 40,000 लोगों की हत्याएं हो चुकी है। नाइजीरिया जो अमेरिका की चमचागिरी कर रहा है, अपने यहाँ नहीं कर रहा है,
40,000 हत्याएं इस तरह से चीज हो चुकी है, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां के देशों में क्या हो रहा है। अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड ने मिलकर किस हद तक बर्बाद कर रहा है, कर चुके हैं ये लोग अधिकांश अफ्रीका को। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, जिंदगी बची नहीं है। लोग तो जी रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि इसको जीना कहते हैं। अरे आदमी कुछ तो करेगा ना जिंदा रहने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो आ रही है कनाडा से। वहां पे मुझे लगता है कार्नी को प्रधानमंत्री बनाना, जस्टिन ट्रूडो का हटना लेबर पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो गया। हालांकि वो अपने दम पर सरकार में वापस नहीं आ रहे हैं, सहयोगी फिर से उनको लेने पड़ेंगे, लेकिन उस तरीके की लंगड़ी सरकार उनकी नहीं रहेगी जैसी जस्टिन ट्रूडो की थी। तो क्या इस बार हमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा कनाडा में? वो सिखों के नाम पे जो चरमपंथी वहां पे कुछ करते हैं भारत के खिलाफ, वो घटेगा? भारत के कनाडा के रिश्ते बेहतर होंगे? या अब जो झगड़ा चल रहा था भारत और कनाडा का, वो असल में कनाडा और अमेरिका के बीच और ज्यादा बढ़ेगा? क्योंकि इसी मुद्दे पर कार्नी ने पुनः चुनाव लड़ा है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जहां तक उनकी अल्पमत कहने के लिए सरकार है, कोई ज्यादा अंतर नहीं। 169 है, 172 होना चाहिए। 3-4 तो खैर हमारे होता तो खरीद लेते, या ईडी वगैरह उनको पकड़ के ले जाती, तो बात अलग है। वहां ऐसा नहीं होता है। और दूसरी, जहां लिबरल पार्टी, उनको बहुत उम्मीद था 2 या 3 महीने पहले जब सर्वे किया गया था तो वो बहुमत में आ रहे थे। इस 2-3 महीने में कंजर्वेटिव पार्टी सर, कंजर्वेटिव पार्टी शायद, हाँ, लिबरल पार्टी को 169 है, कंजर्वेटिव को इनको कम आया, जो कि बहुमत में आने की इनकी संभावना कर रहे थे कि हम आ जाएंगे। इनको जो है सो कम मिला है, इन्हें मिला 143 सीट। हालांकि बहुत कम नहीं है, लेकिन जो उम्मीद थी वह नहीं हो पाया। और जो दूसरे एक ब्लॉक क्यूबेक, यानी जो फ्रेंच बोलने वाले हैं नॉर्थ कनाडा में, उसके 27 है। और जिसके बात कर रहे हैं न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी वगैरह 6-7 में रह गए हैं। इनके जो भी लीडर थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि हम नहीं जीते। जहां तक इनकी बात है, अभी इनको बधाई देने वालों में बहुत लंबी कतार लगी हुई है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी ट्विटर पर लिख उनको बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति यानी ट्रंप ने फोन पे करके बातें की है, कोशिश कर रहे हैं कि भाई मिल जाए। लेकिन ये साफ कर रहे हैं, इन्होंने अपने चुनाव के जीत के भाषण में उन्होंने कहा कि जो संबंध हमारे अमेरिका के साथ थे, एक बहुत बढ़िया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ, उसको जिस तरह से ट्रंप ने बर्बाद कर दिया, जिस तरह से उन्होंने घात किया है हमारे खिलाफ, वह घाव हाल फिलहाल में नहीं भरने वाला है। यानी अमेरिका से संबंध कोई बेहतर नहीं होने वाला है। सिखों के हारने के बावजूद भी यह कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि भारत से कोई बड़ा बेहतर संबंध होगा, क्योंकि ट्रेड वॉर चलने के बावजूद भी भारत पीछे हट चुका है। वहीं पर चाइना, अमेरिका, चाइना, कनाडा, यूरोपियन यूनियन ये सब लड़ रहे हैं और संभव उन ग्रुप में जाएंगे ये लोग। तो वहां में एक छोटा मोटा बदलाव भले ही आए। हाँ, लिबरल का कर्नी ने पिछले 2-3 महीने में जो चमत्कार किया, जो कि बिल्कुल चुनाव हारने वाले थे, फिर से चुनाव जीत गए हैं। संभवतः इसीलिए है कि उन्होंने अमेरिका को लाल आंखें दिखाई। चुनाव के बाद भी वही चीज का पीछे उस रास्ते से नहीं हटे। तो उनकी विदेश नीति और देश की नीति में कोई खास परिवर्तन मुझे नजर नहीं आने वाला है। जी, देखते हैं अब क्या वाकई में वो कनाडा को फिर से एक बार मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले स्टाइल में मेक कनाडा ग्रेट अगेन बनाते हैं या क्या कराते हैं, देखना दिलचस्प होगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो पहलगाम से जुड़ी हुई है, और इसमें जो पहला अपडेट मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं वो ये कि बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला एक बंदा है, नाम है सुनील, पंजाब के भटिंडा में मोची का काम कर रहा था। पाकिस्तानी जासूस होने के आरोप में पकड़ा गया है वो। यह भी अजीब बात है। कहते हैं कि वो हनी ट्रैप जो कहते हैं, यानी लड़की के चक्कर में फंसा हुआ, लड़की से व्हाट्सएप पर चैट करता रहा है, कुछ पैसे भी संभवतः उससे मिले रहे हैं। हालांकि मोची है और वहां पे यदि आर्म्ड फोर्सेस के उसमें कैंट के पास है, कितना इंफॉर्मेशन लेता होगा कहना मुश्किल है। लेकिन इसकी संभावना बनती है, चूंकि मोची बेचारे को जो भी था, बेचारा कहे ना कहे, जो पैसा मिल रहा था उसकी तुलना में यहां से हनी चैट या जो भी कुछ हो रहा है उसको काफी भारी मात्रा में पैसा मिल रहा होगा। तो महत्वपूर्ण यह नहीं है पाकिस्तानियों के लिए इंफॉर्मेशन ले रहा है, बल्कि इसके थ्रू और को भी फंसा रहा है और अपनी जाल वहां पे पैदा कर रहा है। क्योंकि ये इनके बस की चीज नहीं थी कि बहुत सारा चीज करते, और इसको पकड़ लिया गया है और इसको कैद में किया गया है। संभवतः इसके थ्रू और भी यदि जाल होगा तो वो सब भी उसमें पकड़े जाएंगे। जी, ऐसे ही उधर भी एक बंदा पकड़ा गया है, उसका नाम मजीद बताया जा रहा है। हालांकि वो खबर हमारे यहाँ की तमाम वेबसाइटों से गायब कर दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान का दावा है कि जो बंदा उन्होंने पकड़ा वो भारतीय सेना अधिकारियों के संपर्क में था।
जी हाँ, बिल्कुल, मैंने भी कोशिश की, जहां तक ढूंढने की कुछ नहीं मिला। कहा गया कि सेंसिटिव इशू है और उसे आप नहीं देख सकते हैं, कुछ खास आपको सवाल हो तो फला फला में जाए, यानी आप कहीं फॉरेन मिनिस्ट्री वगैरह से कहीं बात करें। तो इस जैसे यहाँ पे कहने के लिए हिंदू अधिकतर गिरफ्तार हो रहे हैं तथा कथित रूप से, अब वास्तव में भारत के प्रति गद्दारी करने के लिए वहां मुस्लिम गिरफ्तार होते हैं। पैसे के लिए लोग काम करते हैं। इन्हें समझना चाहिए कि पैसे के लिए और जो भी करे, देश के साथ गद्दारी करने पर तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। जो भी तुमने कमाया खाया कुछ नहीं, तुम अब आधी से अधिक जिंदगी अब जेल में गुजारोगे। जी, एक खबर ये चल रही है सर कि बॉर्डर पर जाकर जासूसी कर रहे थे 2 ड्रोन, कोई कह रहा है कि 1 ड्रोन, उनको मार गिराया गया है पाकिस्तानी सीमा के अंदर। कितनी सच्चाई है इन खबरों में? ड्रोन मारने या मरने के बारे में भारत सरकार से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, या आर्मी एयरफोर्स से कुछ प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने मारा है। कारण कि उसका फुटेज वगैरह जो भी उन्होंने दिखाया है, एक तो ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर, मतलब वो बॉर्डर के, हो सकता है बॉर्डर पे ही हो, लेकिन उनका मिसाइल या जो भी रॉकेट है जैसे भी उन्होंने मार गिराया है। और यह एक्चुअली स्पीकिंग ये क्वाड्राकॉप्टर है। मतलब देखिए, ड्रोन तो हम जो देखते हैं एक चक्कर नाचने वाला, क्वाड्रा मतलब 4, यानी हेलीकॉप्टर का 4 वो है और वो उड़ रहा है, यानी बहुत जबरदस्त वो नहीं है। आज के ड्रोन जो होते हैं सो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट की तरह होते हैं, जो कि भारी संख्या में कई टन बारूद लेके जाते हैं और अच्छी खासी स्पीड 300 350 किलोमीटर या कम से कम 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ते हैं। तो हो सकता है वहां पे अपने ही एरिया में कुछ ना कुछ ये देख रहे हो, निगरानी कर रहे हो, भटक गए हो वहां पे, और उन्होंने देखा, उन्होंने इसको मार गिराया। जी, अगले 24 से 36 घंटे में ये चर्चाएं चल रही थी, लेकिन जब हमारा बुलेटिन लोगों के पास पहुंचेगा तो मुझे लगता है कि 18 घंटे बीत चुके होंगे और महज 18 घंटे बाकी रह गए होंगे जिसमें पाकिस्तान पर हमला होना है। मीटिंगों का दौर ताबड़तोड़ दिल्ली में चल रहा है। मीडिया भी बता रहा है कि ये मीटिंग हो रही है, वो मीटिंग हो रही है। मोहन भागवत तक से 1 घंटे की मीटिंग कर डाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो क्या लगता है अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण है? देखिए, 1 से 1.5 दिन की बात है। वह पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन या डिफेंस मिनिस्टर ने उनकी तरफ से कहा गया, हमारे तरफ से इस तरह कोई खास बातें नहीं है। जो हमारे यहाँ मीटिंग चल रही है वह आश्चर्यजनक बात है कि उसका सबका फोटोग्राफी वगैरह लेके उसमें दिखाया जा रहा है। क्या ये फोटोग्राफर हमारे इंटेलिजेंस के लोग हैं जो वहां उस बड़े बड़े मीटिंग में, जहां प्रधानमंत्री, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, हमारे तीनों चीफ बैठे हुए हैं और कुछ प्लान कर रहे हैं, उसको इस तरह से एक्सपोज किया जाए? यानी मेरे नजर तो एक गड़बड़ मतलब चीज है, बहुत ही गड़बड़। में कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। और इसमें क्या सीक्रेसी है? जहां तक एयरफोर्स की बात है, अब 7 दिन से अधिक हो गए। वह यदि करता पहले की तरह, यदि पुलवामा के बाद से जो हुआ था, हमने किया था 2-4 किलोमीटर अंदर जाके हमने बॉम्ब गिराए थे, वह अब मुश्किल हो गया क्योंकि उनके पूरे रडार और उनके पूरा एयर डिफेंस एक्टिवेट हो चुका है। वही हालत नेवी के, मैक्सिमम आप कीजिएगा तो अपनी पनडुब्बियां उनके सरहद पे, मतलब कराची दूर में, उसके पाकिस्तान के वाटर्स में नहीं, हमारे वाटर्स में, इंटरनेशनल वाटर्स में, वहां पे कीजिएगा। आर्मी की तरफ से यदि करते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, तो वह डिपेंड करता है किस तरह की हो। लेकिन कोई नहीं, सीक्रेट प्लानिंग है, उसको हम इस तरह से हम बता दें कि हम करने आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो यह तो एक मजाक बन जाएगा। और हमारे जो लोग हताहत यदि होते हैं तो वह इसी का हिस्सा होगा। यह चीज हमें नहीं होने देना चाहिए था। जो करना है वो सीक्रेसी के साथ होना चाहिए था। जी, मीडिया कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने सेना को फ्री हैंड दे दिया है, कह दिया है भैया टाइम तुम चुनो, टारगेट तुम चुनो, तरीका तुम चुनो। अब मीडिया तो जहां तक देखिए उनकी बात है, हमारे तरफ से कर रहे हैं, उनके तरफ से मीडिया की बात माने तो अभी तक लाहौर को हमने बर्बाद कर दिया है। कराची तक हम पहुंचने वाले हैं, बाकी सब चीज हो रहा है। गोदी मीडिया पूरा गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है। उधर की भी मीडिया, जो गोदी मीडिया है, वो चिल्ला रहे हैं। अपने अपने जनता के लिए बहुत जबरदस्त एंटरटेनमेंट है। टीआरपी बड़ा हाई जा रहा है। 2-4 दिन की और बात है, कुछ नहीं होगा तो जनता उग जाएगी, बहुत जल्दी उग जाएगी। रूस यूक्रेन तो खैर 3 साल से चला रहा है, यहां तक कि मिडिल ईस्ट का युद्ध, अब उससे भी लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया है। तो इस मीडिया के कहने से कुछ भी नहीं होने वाला है, ये चाहे कि जितना भी जोर लगा ले। जहां तक तीनों चीफ की बात है, पहले भी इस तरह की बात आई थी। हमारे जो पिछले वाले चीफ थे नरावण ने, उन्होंने अपनी किताब जो लिखा तो उसमें कहा था कि प्रधानमंत्री वगैरह से जब बातें हुई, स्थिति क्या हुआ जब ये पुलवामा वगैरह हुआ था, तो कहा गया था कि आप अपना प्लान करें, अपना कीजिए। तो यह देखें तो वास्तव में बहुत खतरनाक है एक्चुअली। लेकिन मीडिया जो कर रहा है सर, वो मीडिया जो कर रहा है, मैं आपको रोक रहा हूं माफी के साथ में, मीडिया जो कर रहा है वो तो दिख रहा है।
उत्तराखंड के मसूरी में शॉल बेच रहे हैं कश्मीरी, उनको मारा जा रहा है और अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक यह है कि 16 कश्मीरियों ने वहां से छोड़ दिया है। और ये तमाम उस दौर में हो रहा है जबकि सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रहा है कि रानी नाम की कोई कश्मीरी पंडित महिला थी, कश्मीर में उसकी मौत हो गई, वो अकेली हिंदू महिला थी वहां पर। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग पूरे रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं और यहाँ कश्मीरियों को मारकर पाकिस्तान को सबक सिखाया जा रहा है। देखिए, जो यहाँ मसूरी में जो घटना जिसकी बात कर रहे हैं उसके पीछे आम जनता का हाथ नहीं है, उसके पीछे बजरंग दल का नाम आता है, उसके पीछे कोई करनी सेना ये जो बना रखा है इन्होंने जहां तहां, ये पैसे के लिए काम करते हैं, इनको ऊपर से पैसा दिया जाता है, अपना मतलब चिंदी दिखाना चाहते हैं, ये सब लोग है। यह लोग कहें तो यह आवारा मजदूर वर्ग से आते हैं, यह मतलब पूरे मजदूर भी नहीं है, ऊपर के लोग तो नहीं है इसमें कहीं भी है। बड़े राजनेता क्या, यहां तक कि मुखिया एमएलए एमपी के बच्चे भी इसमें नहीं पाए जाएंगे। ये इस तरह के लोग हैं। और ये शॉल बेचने वाले जो कश्मीर से आते हैं, कभी गर्मी में आते हैं, कभी जाड़े में आते हैं, अपने अपने कपड़े लेकर वो करके, इन्होंने कहा भाई कि आप हमें क्यों मार रहे हैं, 2 बंदों को मार रहे हैं। लेकिन अंततः ये पुलिस में भी इन्होंने कंप्लेन किया, भाई मैं सुरक्षा दे, पुलिस 11 बजे रात में इनके घर में आती है, हम तुम्हें सुरक्षा नहीं दे सकते। बहुत बढ़िया। और उसके बाद से ये लोग चले, तो ये हमारे देश के लिए बहुत शर्मनाक बात है। हालांकि पुलिस ने कहा कि नहीं, हम इतना ही कहने गए थे कि आपने अपना वेरिफिकेशन वगैरह नहीं करवाया है तो आप यहां से चले जाए। ये कोई मजाक हुआ? वेरिफिकेशन करवाया ना करवाया, पहले तो सुरक्षा दो यार, हमारे देश के लोग हैं, एक मजदूर हैं। अच्छा सर, क्या ये आतंकवाद, अच्छा सर ये क्या आतंकवाद नहीं है? पहचान करके मारना कि कश्मीर का है, नाम पूछ के मारना कि फला जगह का है, क्या ये आतंकवाद नहीं है? अगर वो आतंकवाद था कि नाम पूछ के उन्होंने मारा। जी देखिए, ऑफिशियली आतंकवाद को उस तरह से ले कि देश के ऊपर खतरा आ रहा है, तब वो आतंकवाद उस तरह का चीज नहीं। लेकिन यह बिल्कुल आतंकवाद के बॉर्डर पे है, वही काम कर रहा है। इस तरह के गुंडे, और पुलिस का संरक्षण उनको मिला, पुलिस को उनके पास जाना चाहिए था, तो इनके पास सारे जो विक्टिम है इनको कह रहे हैं तुम जाओ। तो यह बहुत ही निम्न स्तर की घटिया बात है और हमारे लॉ एंड ऑर्डर नहीं, पूरे देश की छवि के लिए हानिकारक है। और जनता को मैं शाबाशी देना चाहूंगा, चाहे कश्मीर हो चाहे देश के अन्य जनतों में, जो सामान्य जनता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा नहीं, जैसे करनी या दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा ये फेड किए जा रहे हैं, उनको बताया जा रहा है कि तुम करो, और ये कर रहे हैं, इनको जो प्रोटेक्शन मिल रहा है, आम जनता इस मुद्दे पर नहीं इनके साथ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि सब जान रहे हैं कि सवाल पूछने पर कभी नेहा राठौर पर मुकदमा किया जा रहा है, कभी माधवी पर मुकदमा किया जा रहा है, और जो बोल रहे हैं उनके यूट्यूब चैनल ही गायब कर दिए जा रहे हैं। अगली खबर यूएन महासचिव से जुड़ी हुई है। एंटोनियो गुटेरेस एक्टिव हो गए हैं भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को लेकर। प्रधानमंत्री से बात की पाक के पहले, फिर भारत के विदेश मंत्री से बात की, क्या उनकी बातें सुनी जाएंगी? बहुत सारे लोग कर रहे हैं, शायद अमेरिकी विदेश मंत्री भी इन दोनों से बात करेंगे। और सऊदी अरेबिया और ईरान की तो बातें हमने कर ही ली है, और सब करेंगे भाई लड़ाई नहीं होना चाहिए। तो कम से कम यह आधार बनता है कि मान लीजिए होता है, और पाकिस्तान जो कह रहा है कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी टीम होनी चाहिए, जिससे भारत के भी लोग हो, पाकिस्तान के भी लोग हो, इससे बाहर के लोग हो ना हो, छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, लेकिन यूएनओ के देख रेख में मान लीजिए बात चलती है। तो यदि भारत किसी न किसी कारणवश, जो हम कर रहे हैं कि 24 घंटा में ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं कर पाता है, तो यह एक इज्जत के साथ थोड़ा सा 2 कदम पीछे हटा ले, 1 कदम पीछे हटा ले, और इसकी खोजबीन करे, उसमें शायद कुछ हमें मिल जाए, उसमें पाकिस्तान को आप फंसा सकते हैं तो देख ले। और इन लोगों का आधार मिल रहा है, बल मिल रहा है। वैसे जो यह विदेशी जो लोग हैं, खासकर अमेरिका और जितने चीन भी यहां तक चुपचाप शांति से बैठा लोग है, ये लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि यहाँ के जो आम इंडस्ट्री है और कितने तेजी से बिकेंगे, दाम कितने बढ़ेंगे। अभी तक 10 गुना फायदा था, 20 गुना फायदा होगा। सही बात है, यहाँ पे हथियार भी तो खरीदेंगे ना दोनों के दोनों। और अभी हमने देखा कि कैसे फ्रांस से एक बड़ा समझौता हुआ राफेल को लेकर, जो नौसेना को दिया जाएगा। अब रुक कर लेते हैं रूस यूक्रेन जंग का, और यहाँ बड़ा अपडेट यही है कि जो सोच रहे थे पुतिन कि भैया 8 से 10 तारीख तक के बीच शांति रहेगी, मैं अपनी परेड निकाल लूंगा, ज़ेलेंस्की और ट्रंप ने कह दिया नहीं भैया ऐसा नहीं होगा। पुतिन तो अपनी तरफ से 48 घंटे का जो 8 से 10 तारीख तक का जो किया है, 9 मई का जो मना रहे हैं विजय दिवस, वो करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। जो विदेशी से इतने लोग आए हैं, आएंगे ही, वो अभी आएंगे, वो करेंगे। लेकिन इस बीच में ज़ेलेंस्की यह मानने को तैयार नहीं है, उनका जो इंटेलिजेंस विंग है उसका हेड
जिन्होंने खुलेआम कहा है कि जो लेफ्टिनेंट जनरल मारा गया है रूस का, जिसकी चर्चा हमने कुछ दिन पहले की थी मास्को से सटे हुए क्षेत्र में, वो हम लोगों ने किया और बड़ी गर्वान्वित हो रहे हैं और इस तरह की घटनाओं को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो खासकर इस समय और ज्यादा तेजी से करने की बात करेंगे। अभी उनके 100-150 यदि ड्रोन्स आते थे, उस समय 400-500 ड्रोन्स भी आ सकते हैं, मिसाइल्स भी आएंगे, सब तरह के आएंगे। व्हाइट हाउस ने भी साफ कह दिया है कि यदि करना है तो 1 महीने के लिए करो, जिसके लिए जेलेंस्की तैयार नहीं कर रहे हैं। कि विदेश मंत्री ने कहा है कि भाई यदि 1 महीने के लिए करना है तो उसका प्रॉपर एक मैकेनिज्म होना चाहिए, ताकि ये नहीं कि कभी वो उसको तोड़ रहे हैं कभी हम तोड़ रहे हैं, सब नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से उसकी देखभाल होना चाहिए ताकि एक भी उस तरह का चीज ना हो। तो हम उस दिशा में यानी शांति की दिशा में बढ़ने के बावजूद भी जेलेंस्की जितने तरह से कूद रहे हैं, बहुत मुश्किल लग रहा है कि हो पाएगा ये। जी, अब अमेरिका से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं। 100 दिन पूरे होने पर कल लंबा चौड़ा जबरदस्त भाषण दिया ट्रंप ने, बहुत सारी बातें कही, लेकिन मुझे लगता है उसमें 2 पॉइंट बड़े महत्वपूर्ण हैं, उन पे बात की जानी चाहिए। एक तो कहा फिर से एक बार चाइना के साथ डील करने जा रहे हैं हम। दूसरा कहा कि जो रिपब्लिकन मेरे खिलाफ बोलते हैं उन्हें पार्टी से निकालो। देखिए वहां मिशिगन में एक रैली करते हैं, बड़ा सा करते हैं, वहां पर उनका जो स्टाइल है वो हाथ का डांस वाला वो दिखाते हैं, जनता को लुभाते हैं, यानी नाटक है और कुछ नहीं है। और 100 दिन की अपनी बहुत जबरदस्त प्रशंसा करते हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया, जो भी है। नौकरी फिर से वापस ला रहे कह रहे, हालांकि अभी हम लोगों ने इसकी काफी बातें की है, नौकरियां खत्म की जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चीन ने साफ कह दिया था पहले भी, अभी तो इस बात पर अभी समय नहीं मिला है कि हमारी अमेरिका से ट्रेड वॉर या टैरिफ वॉर पे कोई बात नहीं हुआ। हालांकि चीन ने 1-2 चीजों पर टैरिफ को कम कर दिया है, खासकर अमेरिका से जो मेडिसिन वगैरह की चीजें आ रही वो आ रहा है। और यहां से बदले में संभवतः अमेरिका ने भी जो ऑटोमोबाइल मतलब जो कार वगैरह से संबंधित है, प्रोबेबली ये एलन मस्क किया वो दबाव पड़ा होगा कि जो चीन से सामान आ रही है उसका पार्ट पुर्जा वो थोड़ा सस्ते दर पा जाओ, तो ये चीजें हो रही है। लेकिन इस तरफ में कोई भी आगे विकास नहीं हुआ है और ट्रंप जो है सो हवा में बात कर रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। और 100 दिन इनका जो कर रहे हैं कि अभी तक के राष्ट्रपतियों ने जितना किया उनका सबसे बड़ा यानी मतलब प्रशंसा और आजकल आत्ममुग्धता की जो बात है। और दुनिया के अधिकांश राष्ट्रपति प्रधानमंत्री देखे आज यही कर रहे हैं, यानी वह एक तमाशा बना रहे हैं। जैसे बंदर को लेकर जो मदारी आता है, डुगडुगी बताता है, कहीं से कलेजा निकाल दिया, कहीं कुछ दिखा दिया, और जनता एकदम मतलब बेतहाशा होकर देखती है कि क्या तमाशा हो रहा है। फिल्मों में इसी तरह बनते हैं, सीरियल में बनते हैं बहुत सारे चीज, तो वही चीज ये लोग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब इसके साथ कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं, क्योंकि ट्रंप की ही चर्चा हो रही है। तो उन्होंने कल भाषण में कहा अपने कि भैया मुझे पोप बना दो यार। एक तरफ जहां उन्होंने अपने पिछले प्रश्न में पूछा कि रिपब्लिकन पार्टी में जो विरोध कर रहे हैं, रिपब्लिकन पार्टी ने इन्हें चुना कि तुम राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनो, जीत गए तो राष्ट्रपति बने। ये रिपब्लिकन पार्टी से ऊपर नहीं, अमेरिका से ऊपर कर कभी नहीं है। लेकिन अब रिपब्लिकन पार्टी को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं। यह अधिकांश तानाशाहों की है कि अपनी ही पार्टी जिन्होंने इनको बनाया है उनको दरकिनार कर दिया जाए। हमारे यहाँ लाल कृष्ण आडवाणी एक दरकिनार बन के बैठे हुए हैं। खैर इनकी चर्चा हम नहीं करेंगे। पोप जहां तक बनाने की बात है तो इनसे एक्चुअली पूछा गया कि भाई यहां पे पोप बनाने की बात हो, नया पोप किसको बनाया जाए, आप कुछ सुझाव देंगे, नया वाले कौन से बने, कैथोलिक वाले। तो इन्होंने कहा कि मेरे से बढ़िया कौन होगा, मुझे बना। हाँ हंस रहे, खैर उन्होंने मजाक किया, लेकिन इस मजाक के ऊपर जनता इनसे काफी भड़की है कि तुम कहीं से पोप बनने लायक नहीं हो, तुम शादीशुदा हो, बच्चे हैं और तुम्हारा बैप्टाइजेशन में नहीं किया गया है, शायद उसके लिए कुछ खास अलग से चीजें होंगी, उन प्रक्रियाओं के बारे में मुझे नहीं मालूम है। तो जो मजाक किया था इनको उल्टा पड़ गया, जनता इनके खिलाफ हो रही है इसके कारण। जी लेकिन चर्चा तो इनके उस एक्ट पर भी हो रही है जो इन्होंने पोप की मौत के बाद जब अंतिम संस्कार में शामिल होने के दौरान अपनी पत्नी से करवाया। इनकी पत्नी और जेलेंस्की की पत्नी कहां चर्चा में बनी हुई है? लगता है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में लीक हुआ है। और जो इन्होंने ड्रेस पहना है, जो डिजाइनर है, वह अब आत्ममुग्ध होकर बता रहे हैं कि ये डिजाइन हमने किया है। और जहां तक जेलेंस्की की वाइफ है, वह तो पहले मॉडल रही हैं। तो पिछले बार जो इनका राष्ट्रपति का जो कार्य बन रहा था, कार्यक्रम जिसमें शपथ ग्रहण था, उसमें भी वो खास काली ड्रेस पहन के आई थी।
यहां भी लाखों डॉलर से बना ड्रेस है, मतलब कमाल है, पता नहीं ऐसे ड्रेस में क्या होते हैं। और इनके टक्कर में जेलेंस्की की वाइफ भी आई है, जो कि लाखों से 10 लाख की पहन के आई है, यानी इनसे वो आगे निकल गई है। और यह जो पूरे सोशल मीडिया में तमाशा बन रहा है, लेकिन मेरा तो इतना ही कहना है कि भाई एक तो पोप की श्रद्धांजलि में आप गए हैं, यह कोई मतलब पार्टी वगैरह नजारा नहीं था। नंबर 2, आप लोग अब मॉडल या मतलब फिल्म अभिनेत्री या वो नहीं है कि आप ड्रेस डिजाइन दिखा के जनता को दिखा रहे हैं। जनता के प्रतिनिधि हैं, उनकी पत्नी है, या सीधे के सीधे प्रतिनिधि भी। आप हर इन समारोहों में जाती है जहां युद्ध की बातें होती है, जहां बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मिलते हैं, देश की जनता को किस तरह से नौकरी दी जाए इसकी बारे में बात करती है, और वहां आप दिखाती है कि आप किस तरह की हालत रहती है। यानी हर रोज एक आप लाखों लाख का ड्रेस बनाइए और पहनिए, और एक मजाक है, ये भद्दा मजाक है जी। जहां भी पर सर उग्र राष्ट्रवादी होते हैं वहां पे ऐसा ही करते हैं। मध्य प्रदेश में पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने अपने बेटे की शादी में, जबकि पूरा देश पहलगाम के गम में डूबा हुआ है, हीरोइनें बुलाई हैं बॉलीवुड से डांस कराने के लिए। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है। खैर, अब बात करते हैं एलन मस्क की, जो रात दिन अपना स्पर्म बांट रहे हैं पूरी दुनिया में बच्चे पैदा कराने के लिए। अब एक बयान उन्होंने दिया कि अगले 5 साल में रोबोट इस कदर जो है अपग्रेड हो जाएंगे कि डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सर्जन बन जाएंगे। तो भैया तू इतने बच्चे काहे पैदा कर रहा है पूरी दुनिया में? फिर दूसरा सवाल क्यों पैदा कर रहा है उसको हम छोड़ दे, इसमें बातें कर चुके हैं। पहला, जहां तक इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है मैं इससे असहमत नहीं हूं। यानी जिस तरह से कर रहे हैं, कहते हैं कि अभी ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के रोबोट के द्वारा, यानी डॉक्टर भी है, देखरेख में हो रहा है। तकरीबन 137 मानते हैं 100 से अधिक ऐसे ऑपरेशन है जहां ये लोग 98% सक्सेसफुल रहे हैं। जैसे कि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन है, ब्लैडर का ऑपरेशन है, प्रोटेस्ट का ऑपरेशन है, और उसमें कर रहे हैं कि ब्रेन से, यानी जो हम डॉक्टर देख रहा है उसके क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और जो ऑपरेशन होने वाला वहां से इसका इंटरफेस, यानी वो दोनों में लगा है, और वहां से करके चीजें आगे बढ़ेंगे। तो जिस ढंग से आगे बढ़ रहा है उस ढंग से, जैसे उदाहरण के लिए देखें तो रशिया में भी हमने बात की थी कि कैंसर का वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण आ गया, यानी कैंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया में भी हमने बात की थी कि वहां पे आर्टिफिशियल हार्ट लगा दिया ऑस्ट्रेलिया में जी। तो हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। मेरा सवाल तो यह होगा कि यह आम जनता को उपलब्ध कब होगा? केवल यह ट्रंप के लिए और बड़े बड़े लोग, आम जनता के लिए, और यह तभी होगा जबकि इन चीजों को फायदे से बाहर रखा जाए, और वह तभी संभव है जबकि समाजवाद है, ना कि सही आपने कहा जी। बिल्कुल आपने सही कहा, पूंजीवाद में ये मुमकिन नहीं है। खैर, अब रुक करते हैं गाजा और मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरों का। पहला जो अपडेट है वो ये मैं समझना चाहता हूं सर कि वारंट तो जारी है आईसीसी से नेतन्याहू और योव गैलेंट के खिलाफ। अब चर्चा क्यों हो रही है पर वारंट की कि आईसीसी कोर्ट ने अपने प्रोसिक्यूटर करीम खान को कहा है कि इस सब चीजों को सार्वजनिक ना करो? क्या मुद्दा चल रहा है आजकल? ये असल में कुछ जो चीजें चली जो सार्वजनिक हुई, और करीम खान के अगेंस्ट में आरोप है कि आपने मिस हैंडल किया, उसका आपने एक तमाशा बना दिया। आपने हमारे पास भेजना था जजों के पास, तो आपने क्यों ऐसा किया? पब्लिक में जाने की क्या जरूरत थी? पता नहीं, हो सकता है इससे कुछ असर पड़ा हो। वैसे नए भी वो वारंट इशू करने के लिए उन्होंने भेजा है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, जैसे बर्मा के मिलिट्री लीडर हैं, तालिबान के सुप्रीम कमांडर हैं। वो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन से लेना देना नहीं है। करीम खान सही में बहुत सच्चे मन से कहा जाए तो वो अपना काम ऑफिशियल ढंग से बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं। उसी तरह से सूडान की भी गए हैं। लेकिन जो नए जज कुछ जो आए हैं, जिसमें तथाकथित रूप से मैं जहां तक समझता हूं कि कुछ प्रो अमेरिका प्रो इजराइल भी है, तो संभवतः चीजों को दबाना चाहते हैं। तो दोनों तरफ से बातें, एक तो ये कि पहले आप एडवांस में कर देते हैं इसलिए उस वारंट का असर कम पड़ जाता है। नंबर 2, आप उसको तमाशा बना रहे हैं और लोगों को भ्रम करने के लिए उनके देश में उसका क्या असर पड़ रहा है वो चीज हो रहा है। और तीसरा एक चीज मैं कहूंगा कि लावरोव यानी रूस के जो विदेश मंत्री, उन्होंने कहा कि आईसीसी ने खुद अपनी इज्जत गंवा दी है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं। वो अमेरिका के जेल में जाके घुस बैठे हैं अधिकांश केसों में, अधिकांश ऐसे जो घटनाएं घट रहे उसमें, जिससे मैं सहमत हूं जी। अब अगली खबर है हमारे पास आईसीजे के हवाले से। लगातार तीसरे दिन वहां पे सुनवाई जारी है। जब शाम को हमारे व्यूअर्स ये बुलेटिन सुन रहे होंगे तो उन्हें बहुत सारे अपडेट उस बारे में चाहिए होंगे। क्या लग रहा है कि सुनवाई 5 दिन की पूरी होने के बाद कोई आदेश आ पाएगा, या जो है
आदेश के लिए फिर अलग से कोई तारीख रख दी जाएगी? आदेश जरूर आएगा, तारीख तो हो सकता है लेकिन आदेश जरूर आएगा, जहां 300 पौने 300 के आसपास जो यूएनओ वर्कर्स हैं गाजा पट्टी में जो काम करते हैं उनकी हत्या कर दी गई इजराइल द्वारा, और अधिकांश में जानबूझकर ही की गई है, गलती से नहीं हुआ है, और उसको बैन भी किया हुआ है इजराइल ने, यानी जियोनिस्ट रिजीम ने यह सब काम किया है। तो आदेश तो आएगा लेकिन उस आदेश का पालन नहीं होगा, यह तो निश्चित है। हाँ, कुछ प्रेशर जरूर इजराइल पे पड़ रहा है हाल फिलहाल में। प्रेशर का कारण यह नहीं कि इंटरनेशनल जो है मत जो है इनके खिलाफ जा रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन या बाकी देश हो वहां पे, बल्कि खुद ब खुद इजराइल के अंदर में जनता इनके खिलाफ जा रही है। और सबसे बड़ा चीज है कि इजराइल के आर्म्ड फोर्सेस में बगावत सी स्थिति पैदा हो रही है, जो इसका इंटेलिजेंस फोर्सेस है, जो उसके रिजर्विस्ट हैं, और यहां तक कि जो सर्विंग है जो हमारे पास तकरीबन नहीं आ पाता, छोटा मोटा कहीं कहीं निकल के आता है, लेकिन वो एक जनरल ट्रेंड को दिखाता है। जी, लेकिन आज की बड़ी खबर सबसे ये बताई जा रही है सर कि यूएन सेक्रेटरी जनरल ने एंटोनियो गुटेरेस ने जिस तरीके से कहा कि 2 नेशन सॉल्यूशन होना चाहिए, अब जबानी जमा खर्ची मत करो, मौखिक रूप से मत बोलो, अंतरराष्ट्रीय समुदाय कदम उठाए, तो क्या लग रहा है कि वाकई में फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा मिल जाएगा? फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने की बात जहां तक कर रहे हैं, भले ही पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के महमूद अब्बास आए या उनके जो नंबर 2 बने वो आए, और उस हालत में भी यदि इस जेरूसलम को छोड़ दे और इनकी राजधानी जहां बनती है उसको ये कब्जा कर ले, पूरे गाजा मिला ले, यानी इनका एरिया करीब 2 गुना 3 गुना बन जाता है और पूरा एक स्टेट के रूप में आ जाए, भले अभी के रूप में पूर्ण रूप से मिलिट्री इनके अंदर में हो ना हो, तो वह एक अचीवमेंट होगा कम से कम हमास के सेक्रीफाइस का। और जो गाजा पट्टी में जो हजारों लाखों लोग विस्थापित हुए, हजारों 50 से 60 हजार से अधिक लोग जो मारे जा चुके हैं, जिसमें 70% महिलाएं और बच्चे हैं, और अभी भी यह कार्रवाई जारी है, तो मैं मानूंगा कि कुछ न कुछ सफलता मिली है और इसमें इनको जाएगा। जो भी है यूएन के सेक्रेटरी जनरल जो बोल रहे हैं उनको भी यह तारीफ जाएगी कैसा हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता फ्रांस कहने के लिए मान्यता दे देगा, लेकिन वह ग्राउंड पे कहां है वह 2 स्टेट वह होना चाहिए, नहीं होता है तो नहीं होगा, और जब तक अमेरिकी साम्राज्यवादी की स्थिति है नहीं मिलने वाला है। जी, जो बात आपने कही है कि जब तक अमेरिका का साम्राज्यवाद है तब तक मुमकिन नहीं है, एंटोनियो गुटेरेस बोल रहे हैं, मामला आईसीजे में चल रहा है, तमाम और देश भी जो है तरह तरह से अपना पक्ष वहां रख रहे हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल भी अपनी रिपोर्ट जारी कर रही है, सब तरीके के वीडियोस सबूत के तौर पर रखे जा रहे हैं। क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही। आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली सर, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।